नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव की। दरअसल सपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं बात होगी दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात की। साथ ही देखिए अयोध्या में राम मंदिर के परिसर के निर्माण में वो कौन से कारण हैं जिससे निर्माण की तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। और चलते चलते बात होगी केन नदी महोत्सव की। तो चलिए चलते हैं अब खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के उपचुनाव में इस बार रोचक जंग होने जा रही है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी की वजह से सीसामऊ विधानसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार कौन बाजी मारेगा, फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कह पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि जो वोटर हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। सीसामऊ कानपुर उपचुनाव का रण। इस बार सपा के सामने बीजेपी और बसपा की चुनौती। इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के कारण हो रहा उपचुनाव। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे सुरेश अवस्थी पर लगाया है दाव। सपा से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में। वीरेंद्र कुमार है बसपा प्रत्याशी। बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच दलित वोटों की जंग। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव 2022 में सीट पर अपना कब्जा जमाया था। यहां से इरफान सोलंकी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। पिछले दोनों एक महिला के घर को जलाने के मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त हो गई। बहरहाल इस बार कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में कांटे का मुकाबला है। चुनावी रण में शहर भर के योद्धा, प्रदेश और देश स्तर के मुद्दे मुखर हैं। बहरहाल मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाता खामोश हैं, पर उनकी खामोशी इशारों में बोल रही है। सियासी रंग गाढ़ा हो चला है। चौक चौराहों से गली मोहल्ले तक चाय की चुस्कियों संग जीत हार के समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। सरकार के पक्षधर कानून व्यवस्था, बाबा के बुलडोजर, राम मंदिर, बेहतर सड़क, राशन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास की थाती लिए हैं, तो विरोधी महंगाई, बेरोजगारी और बुलडोजर की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाने से नहीं चूक रहे हैं। के न्यूज की टीम ने सीसामऊ बाजार में जमीनी हकीकत जाना कि क्या है आम जनता की मंशा। आप भी सुनिए। कानपुर उपचुनाव सीसामऊ विधानसभा कहीं न कहीं जोरों शोरों का चर्चा बना है, क्योंकि लगभग 28 वर्षों से सपा ने एक छत्र राज किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस बार भाजपा ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा तो सपाइयों के चेहरे मुरझा गए और भाजपाइयों के चेहरे खिल उठे। क्योंकि यहाँ पर हम आज मौजूद हैं सीसामऊ बाजार में और आम जनता से कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे दिखा दें ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये जो आम जनता हमारी साथ खड़ी हुई है, हम इनका खुला ओपिनियन लेंगे और जमीनी स्तर पे अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे आखिर क्या सच्चाई और इस बार सीसामऊ विधानसभा से कौन जीतता है, कौन विजयी होता है। आइए सीधे जनता के पास चलते हैं, बात करते हैं आखिर जनता का क्या ओपिनियन है और जनता की क्या राय है। सबसे पहले दादा आपके पास आएंगे, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा क्या नाम है आपका? अम्बरीश मिश्रा एडवोकेट। दादा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगभग 28 वर्षों से सपा का एक छत्र राज चल रहा है, इस बार ट्रम्प कार्ड खेला गया सुरेश अवस्थी को, भाजपा ने टिकट देकर मैदान को उतारा, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? कहना ये चाहेंगे भैया कि सुरेश अवस्थी को पहले भी टिकट यहाँ से मिल चुका है, हार गए थे, ये कभी क्षेत्र में उसके बाद दिखाई नहीं दिए। अब की बार फिर टिकट मिला है, फिर क्षेत्र में प्रकट हो गए। ठीक है, अगर हिंदुत्व वोट एक हो जाता है, ये सेंट्रलाइज हो जाएगा तो शायद सीट इनकी निकल जाएगी। लेकिन एक असंभव सा दिखता है कि एक तरफ वोटर पूरा सेंट्रलाइज हो चुका है, एक तरफ सेंट्रलाइज होना है, तो इन दोनों का डिफरेंस अभी कुछ स्थिति कही जो है वो नहीं जा सकती है। लेकिन कांटे की संघर्ष कह सकते हैं, जो 19 बैठेगा वो हार जाएगा।
जो बीस बैठेगा वो सीट निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक मलाल रह गया है कि सुरेश अवस्थी पिछली बार के विषय पर क्षेत्र में नहीं है। चलिए ये थी आपकी ओपिनियन। हमारे साथ कई और भी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे भी जमीनी स्तर पर हकीकत जानेंगे। आखिर इस बार विधानसभा का जो सर का ताज होगा वो किसके सर चढ़ेगा और कौन राज करेगा इस सीट पर। दादा क्या नाम है आपका? महेश जी क्या कहना चाहेंगे इस बार सीतामऊ विधानसभा सीट की लड़ाई तो कांटे की है, लेकिन हमें तो लगता है बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के हम अच्छा बीजेपी को ही चाहिए। बीजेपी क्यों? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है लगभग 28 वर्षों से सपा का राज चल रहा है और जो इरफान की पत्नी है उनको सपा से अखिलेश जी ने टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं संपत्ति का मामला भी सामने आ रहा है। क्या लगता है कितनी संपत्ति मिलेगी? संपत्ति तो उनको मिलेगी, उनको ससुर जी की ज़्यादा संपत्ति थी, आप लोगों को उनका ज़्यादा वो था, लेकिन अब धीरे धीरे नहीं। हमारी समस्या की बीजेपी का ही कर लीजिए, सुरेश अवस्थी जी को जीता। और वही देखिए लोगों की एक अपनी राय है, किसी को सपा पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोगों की बात करें तो राय हम बराबर ले रहे हैं। आइए एक सज्जन और भी हमारे साथ, हम इनकी भी राय लेते हैं। कल सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार कांटे की टक्कर लग रही, लोगों का कहना है। लड़ाई तो अच्छी है, लड़ाई अच्छी है, लेकिन सिर्फ भाजपा की ही निकलेगी सुरेश अवस्थी, क्योंकि इसमें काफ़ी इस समय मोटिवेशन बहुत कुछ हो चुका है। वोटर जो अपना सनातनी वोटर है काफ़ी कुछ एकत्रित हो रहा है। और रही बात सोलंकी जी की, सोलंकी जी अपने क्षेत्र में जोड़ रही अपने लोगों को, और तो उसी हिसाब को देखते हुए हमारा इस तरह का वोटर जुड़ रहा है। ये वोटर पूरा जुड़ गया तो 100% सीट निकल गई। यानी कि वोटर के जुड़ने की वजह भी एक जो है वो बहुत बड़ी वजह हम सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, सिंपैथी की सीट ये नहीं है। सिंपैथी उनके साथ होती जिनके साथ अत्याचार हुआ। अत्याचार तो नाज़िम फातिमा के साथ हुआ, जिनका घर जलाया गया था, जो विधायक थे, जो इनको सजा पड़ी है, जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है यहाँ के क्षेत्र की जनता का कि जो उनके अपराधीकरण से उनको मुक्ति मिल रही है। आज यहाँ की जनता उस विधायक से जो उसके अपराधीकरण के कारण त्रस्त थी उससे मुक्ति पाने के लिए अपना वोट देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस बार सीतामऊ विधानसभा में बदलाव की बयार आ रही है और कहीं ना कहीं जो एक दूसरी मानसिकता आप देख सकते हैं, जो उनकी पत्नी, जो उनके पति जब विधायक रहे तभी आज तक उन्होंने धार्मिक स्थल जैसे हमारे बाबा बलखंडेश्वर मंदिर में जाके एक बार भी वहाँ पे जल चढ़ाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उनकी धर्म पत्नी ये राजनीतिकरण करके वहाँ पे जाके जल चढ़ाती हैं। फिर क्या देखिए हमने तो वहाँ गए तो लोगों कहने में पानी डाल दिया। ये कहीं ना कहीं हिंदू मानसिकता के लिए खतरा का विषय है और शर्मनाक विषय है, जो हमारे धार्मिक स्थल और हमारे धर्म के प्रति इतनी ओछी और इतनी दरिद्र मानसिकता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस सीट को धर्म से भी जोड़ा जा रहा है, सिंपैथी नहीं मिलेगी इसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। ये वही सीतामऊ विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहा है और हम आज ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका आखिर क्या खुला ओपिनियन है। देखिए भैया ये यहीं पर ठेला लगाते हैं, यहीं पर कार करते, चलिए हम इनका भी ओपिनियन जान लेते हैं। क्या ओपिनियन है भैया? क्या नाम है आपका? राजन भैया क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव सीट के बारे में? सुरेश अवस्थी जी जीत रहे हैं, बिल्कुल, तो बदलाव होगा, बदलाव की लहर आएगी, ये भी लोग कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहन भाई क्या कहना चाहेंगे? पीछे जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये नारा बताया जा रहा है कि योगी जी ने दिया है और इस नारे के कुछ पोस्टर कल शायद परमठ मंदिर में भी लगे थे, जो काफी चर्चा का विषय बन गया था। बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है ये नारा? और ये बताइए। पोस्टर से जनता कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता खुद में समझ चुकी है जो छला गया है, जो अभी हुए हैं उन्होंने अपने समाज के लोगों को नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ेंगे? वो जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है। सीतामऊ विधानसभा के उपचुनाव में कमल खिलेगा, केवल कमल खिलेगा। तो सीतामऊ की जो विधानसभा है, जो लोगों की राय है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि लोग कमल खिलाने में लगे हों। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से और भी बात करेंगे, कुछ लोगों की और भी राय जानेंगे। आखिर सभी की राय लगभग क्या? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया सुधीर वर्मा। सुधीर भाई क्या कहना चाहेंगे सीतामऊ विधानसभा के उपचुनाव के बारे में? सीतामऊ विधानसभा में क्या कहेंगे? सीतामऊ विधानसभा जिसकी जीतती हुई सीट है, इतने सालों से जीतती हुई सीट रहेगी, उसी की रहेगी। कुछ लोग वर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, क्या कहना चाहिए? बदलाव बीजेपी तो हमेशा से चाहती बदलाव,
लगता है जैसे लोग ला के यहाँ बदलाव नहीं ला पाए, तो अब आगे क्या है? तो देखिए, लोगों का एक अपना ओपिनियन है। किसी ने कहा कि इस बार सुरेश अवस्थी भाजपा, तो किसी ने कहा कि जो सीट इतने सालों से है वही रहेगी। कुछ और भी लोग, कुछ और भी दुकानदार यहाँ पर हैं, हम उन सब से बात करेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे। देखिए, ये एक और दुकान है। चाचा, अरे चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में, जो उपचुनाव हो रहे हैं शीशम पर? सही हो, कुछ अच्छा होगा। क्या लगता है आपको इस बार सीट किसकी हो रही है? अभी तो टिकट आने पर होगा। नहीं, एक तरफ सुरेश अवस्थी जी हैं, दूसरी तरफ इरफान की वाइफ को टिकट दिया गया है। टक्कर काटेगी बता रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? सुरेश अवस्थी जी आएंगे। क्या है जातीय समीकरण? सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता, वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,11,000, ब्राह्मण वोटर करीब 70,000, दलित वोटर करीब 60,000, कायस्थ 26,000, सिंधी एवं पंजाबी 6,000, क्षत्रिय 6,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग 12,411 वोटर। 2012 में अस्तित्व में आई सीट। 2012 में नए परिसीमन के तहत सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र बना। इसके बाद से ये सीट सपा के पास है। इरफान सोलंकी का इस सीट पर खासा दबदबा दिखता है। हालांकि लोकसभा चुनावों में इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला दिखा था, लिहाजा यहां से भाजपा उम्मीदवार को बढ़त भी मिलती दिखी। ऐसे में उपचुनाव का रण बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। वायु प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत खराब कर रहा है। हॉस्पिटल में सांस के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं स्वच्छता कार्यकर्ताओं के ग्रुप ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के मुताबिक इमरजेंसी में सांस के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। क्योंकि हमने देखा है कि AQI लगातार 300 से 400 के बीच में चल रहा है दिल्ली में, और हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी विजिट्स हैं पेशेंट्स की, कैजुअलिटी में हमारे यहाँ पे उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, और प्रतिदिन हमारे पास 20 से 25 पेशेंट कैजुअलिटी में आ रहे हैं, और OPD में काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे ENT में भी आ रहे हैं, और बच्चों में भी काफ़ी सारे जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमा और रेस्पिरेटरी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके OPD में, बच्चों के OPD में और बच्चों के इमरजेंसी में भी संख्या बढ़ी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं, वकीलों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के ग्रुप ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। Every day we are cutting 5 trees an hour in a city that is choking, which is the most polluted. So this should not be acceptable, and that is why citizens have brought in. These are ordinary citizens who have brought these kind of cases to the courts to actually, showing their trust on the judiciary, almost begging them for our children and their future and health. It's not an environmental issue. The air that we are breathing, this is not an environmental issue. It's a major health issue. It's a national health emergency. It's a crisis. Well, I will talk about the life which is protected under Article 21. Now, if we do not have life, and life is given by the trees, if we cut down trees, we lose everything. Our foremost right is to protect the trees. We can compromise on our buildings, we can compromise on construction of roads, but we cannot compromise on cutting down trees. No trees, no life. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली की प्रदूषित हवा में काम करते समय उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। बेकार पॉल्यूशन हो रही है, एकदम परेशानी हो रही है, घुटन भी होती है ज्यादा सड़क पे। अभी धूल मट्टी, इतनी पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी काट दिए जाते हैं जो थोड़ा बहुत पेड़ों से भी वो है।
पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिक्कत होती है हमारे को काम करने में, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा। हम सुबह लगते हैं 7 बजे लगते हैं, 8 बजे, वो 6 बजे 6:30 बजे लगते हैं, हमारी ड्यूटी है यहाँ। और उसके बाद में हमारे को 2-2:30 बज जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं प्रदूषण से। शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे दिल्ली का एवरेज AQI 389 था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। शहर भर के कई स्टेशनों पर AQI 400 के पार था, जो सीरियस कैटेगरी में आता है। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। तो अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक हाल के महीनों में मजदूरों की कमी की वजह से निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक हाल के महीनों में मजदूरों की कमी की वजह से निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसी वजह से मंदिर परिसर को पूरा करने की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आवश्यकता से जो श्रमिक हैं वो लगभग 200 श्रमिक की संख्या कम है। इस कारण से जो हमने लक्ष्य रखा था कि जून 2025 में सभी निर्माण कार्य जितना है, जिसमें ऑडिटोरियम वगैरह सभी सम्मिलित करके मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हम इसे पूर्ण करने में 3 माह और लेंगे। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक पूरे परिसर के निर्माण के लिए जरूरी 8.5 लाख घन फीट पत्थर सहित सभी कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित कर ली गई है। कि परकोटा में निर्माण कार्य में जहां लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा है और 6 मंदिर होंगे उसमें, तो उनमें लगभग 8.5 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर पत्थर की आवश्यकता है। पत्थर लगभग आ गया, क्रय कर लिया गया। राम मंदिर निर्माण परियोजना के पूरा होने की शुरुआती समय सीमा जून 2025 थी। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया था। तब से हर महीने लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की हम बात करेंगे। भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को मिला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया था कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के पीछे मकसद था कि गंगा कार्य योजना के उद्देश्य हासिल किए जाएं। वहीं बांदा में कुछ ऐसी ही पहल केन नदी को लेकर की जा रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के साथ ही प्रदूषण और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए गंगा नदी घाटी प्राधिकरण बनाने का फैसला भी लिया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा को देश की पहली जीवित नदी का दर्जा दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि गंगा को वही अधिकार मिलेगा जो किसी इंसान को देश, कानून और संविधान देता है। गंगा के बारे में कुछ और खास बातें। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। गंगा नदी पर कई हिंदू तीर्थ स्थल हैं। गंगा नदी में अपने मृतकों की अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा है। मुर्शिदाबाद से हुगली तक गंगा को भागीरथी नदी और हुगली से मुहाने तक गंगा सागर कहते हैं।
हम आपको बता दें कि 4 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में गंगा उत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में गंगा की सहायक नदी के रूप में विख्यात केन नदी में भी गंगा उत्सव की तर्ज पर नमामि गंगे के तहत केन उत्सव मनाया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केन नदी आरती स्थल पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को नदी के महत्व व साफ सफाई पर जागरूक किया गया। बुंदेलखंड की लोक कला दीवारी नृत्य के कलाकारों ने सना बांध दिया था। बुंदेलखंड की दीवारी नृत्य व डंडा पाई नृत्य में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके बुंदेलखंड बांदा के रमेश पाल की टीम ने केन उत्सव पर समा बांधा। आपको बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य को दिल्ली में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पूर्व जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ सम्मानित किया था। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने बांदा को पानी की कमी से पानी की अधिकता वाले जिले में बदलने का मिशन चलाया था। इनके प्रयासों से बांदा को जल संरक्षण में जिलों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। बांदा को ये पुरस्कार मिलने के बाद उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था। ऐसे में केन नदी उत्सव की उपयोगिता अपने आप में सार्थक दिखाई पड़ती है। के न्यूज के लिए बांदा से संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।